नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीना की नज़र पड़ने के बाद वो ली का इस कदर इंतज़ार करती है कि इस वक्त रात हो चुकी थी, अब बारिश भी हो रही थी और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन ली जो के पास से गाड़ी में ही गुजर रहा था, अचानक जीना के ऊपर नज़र पड़ने के बाद वो भागते हुए जीना के पास आता है और उसे आंखें खोलने के लिए कहता है। लेकिन जीना 5 सेकंड्स के लिए तो अपनी आंखें खोलती है और ली की तरफ देखती है, उसका नाम भी लेती है, लेकिन फिर से अनकॉन्शियस हो जाती है और जिसके बाद ली उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है और ली ग्वेंग को कहता है कि जीना की इस वक्त तबीयत बहुत ख़राब है, हमें इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। जिस दौरान वो जीना को गाड़ी में बिठाता है, इसी दौरान एंड्रयू की तरफ से जीना के लिए बहुत सारी कॉलिंग्स आ रही थी और कुछ ही देर बाद एंड्रयू को भी दिखाया जाता है जो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जीना की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन अब वो वहां से हॉस्पिटल में जा चुकी थी और लॉयर भी इस वक्त एंड्रयू के साथ ही मौजूद था। वो भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और एंड्रयू को कहता है कि आखिर अचानक इस तरह जीना कैसे गायब हो सकती है। उसे ऐसे लगता है जैसे जीना को किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन इसी दौरान ली की तरफ से एंड्रयू के लिए कॉल आती है जो इस दौरान हॉस्पिटल में मौजूद था और जीना की तबीयत बहुत खराब थी। इस वक्त वो बेड पर लेटी हुई थी लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था। जिसके बाद वो एंड्रयू को बताता है, तुम्हारे नंबर से जीना के लिए बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं कि इस वक्त जीना की तबीयत खराब है और वो किस हॉस्पिटल में मौजूद है। वो उस हॉस्पिटल का एड्रेस भी उसे बता देता है। जिसके बाद एंड्रयू काफी ज्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि ली उसे खुद वहां पर लेकर गया था और एंड्रयू इस डाउट में चला जाता है कि शायद उसने जीना को पहचान लिया है, लेकिन अभी तक ली ने जीना को नहीं पहचाना था और एंड्रयू भी काफी ज्यादा शॉक था। जिसके बाद वो फौरन गाड़ी में बैठकर इधर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है जहां पर जीना बेहोशी की हालत में अभी तक लेटी हुई थी और कॉल बंद करने के बाद ली ग्वेंग को कहता है कि समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की इतनी रात को इतनी बारिश में किसका इंतजार कर रही थी। ग्वेंग भी ये सुनने के बाद ली की इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है ताकि उसका ध्यान जीना की तरफ ना जाए और उसे कहता है कि शायद ये अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। लेकिन ली को नहीं मालूम होता कि जीना उस वक्त ली का ही इंतजार कर रही थी। ली के वहां से जाने के बाद एंड्रयू जब वहां पर आता है तो भागते हुए जीना के पास आकर उसके पास बैठ जाता है और काफी देर वहां पर बैठा जीना की तरफ देखता है। जिसके बाद अपनी जेब से रुमाल निकालकर वो जीना के पसीने को साफ करता है और एंड्रयू को वहां पर बैठे बैठे काफी देर हो चुकी थी और जीना जहां पर लेटी हुई थी वहीं पर सर रख कर उसे नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। लेकिन जीना जब कॉन्शियस हो जाती है, जब वो अपनी आंखें खोलती है, सामने एंड्रयू को इस हालत में देखने के बावजूद भी वो वहां पर एंड्रयू के बारे में नहीं बल्कि ली के बारे में सोचना शुरू कर देती है जहां पर उसने पहली मर्तबा ली को देखा था और उसे लग रहा था जैसे ली जिंदा है और ली वाकई में जिंदा था। और यहाँ तक कि जीना को ये भी याद होता है जिस दौरान ली उसे उठाने के लिए बारिश में उसके पास आया था। लेकिन एंड्रयू की भी जब एकदम से आंख खुलती है, जीना वहीं पर बैठ जाती है। एंड्रयू से पूछना शुरू कर देती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन एंड्रयू उसे बताता है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और कोई पास से गुजर रहा था जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है। जिसके बाद लॉयर जब उन दोनों के पास आता है तो वहाँ पर एंड्रयू को कहता है कि रात तुम काफी थक चुके होगे, तुमने सारी रात यहीं पर गुजारी है, अब तुम आराम से काम पर जा सकती हो, मैं जीना के पास बैठूंगा। और एंड्रयू वहां से चला जाता है और एंड्रयू के वहां से जाने के बाद लॉयर जीना को कहता है कि जितना मैं एंड्रयू की तरफ देखता हूं उतना ही मुझे महसूस होता है जैसे ये तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता है। क्या तुम जानती हो कि ये कल से तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था, लेकिन बजाय इसके कि वो वहां पर एंड्रयू के बारे में कोई बात पूछती या फिर उसके बारे में कोई बात करती, वो वहां पर फौरन ली के बारे में बात करती है। लेकिन लॉयर भी एकदम से हैरान होकर उसे कहता है कि क्या रात को तुम ख्वाब तो नहीं देख रही थी, तुम कैसी बातें कर रही हो। लेकिन जीना वहां पर जिद करती है और उसे कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, वो ली ही था। लेकिन लॉयर बहुत परेशान हो रहा था और वो जीना को कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें भूल जाना चाहिए, एक मरा हुआ आदमी भला कैसे वापस आ सकता है, आखिर तुम ली का और कितना इंतजार करोगी। लेकिन जिस दौरान जीना अपने लॉयर के साथ ये बातें कर रही थी, एंड्रयू दरवाजे के पास ही अभी तक खड़ा था और वो जीना की ये बातें सुन रहा था जहां पर वो ली का जिक्र कर रही थी। वो अपने लॉयर को कहती है कि मैं जानती हूँ कि ली मुझे यहाँ पर लेकर आया है। जीना बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके साथ साथ एंड्रयू जो कि बाहर दरवाजे के पास खड़ा हुआ था बिल्कुल हेल्पलेस दिखाई दे रहा था। वो ना चाहते हुए भी अब जीना को रोक तो नहीं सकता था और ना ही ली से दूर होने के लिए कह सकता था
लेकिन वो बिल्कुल हेल्पलेस है, उसी के बारे में उदासी से सोच रहा था कि उसे ली के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए था। और दूसरी तरफ ऑफिस में सिंडी को दिखाया जाता है, जिसकी कोशिश होती है कि वो ली को अपने साथ डेट पर लेकर जाए, लेकिन ली उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था और यहाँ तक कि उसकी बहुत सारी इंसल्ट भी करता है कि तुम जो कुछ भी मेरे बारे में सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके बाद उसी मॉर्निंग को दिखाया जाता है जहाँ पर जीना ठीक होने के बाद फौरन उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसने ली को देखा था। इस वक्त लॉयर भी उसी के साथ मौजूद था, लेकिन वो जीना की इस हालत को देखने के बाद काफी हैरान हो रहा था कि तुम कैसी हरकत कर रही हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। जीना कहती है कि मैंने ली को यहीं पर देखा था और शायद वो दोबारा यहाँ से गुजरे। लेकिन लॉयर जीना को कहता है कि चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि वो ली ही था, लेकिन क्या अगर वो ली था तुम्हें देखने के बाद वो तुमसे राब्ता ना करता, आखिर फिर उसने तुम्हारे साथ कांटेक्ट क्यों नहीं किया। वो जीना को कहता है मुझे लगता है कि उसकी जगह तुमने किसी और को ली समझ लिया था, वो ली नहीं होगा और यहाँ पर खड़े खड़े अपना वक्त ज़ाया मत करो। लेकिन जीना वहाँ पर इंसिस्ट करती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही और ना ही मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, मैंने ली को ही देखा है और वो ली ही था। लेकिन एंड्रयू अभी तक जीना पर स्पाई कर रहा था, वो पास ही खुफिया तौर पर उसकी तरफ देख रहा था और बार बार वो जब ली का नाम ले रही थी तो एंड्रयू बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका था। अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि शायद अब जीना को उससे दूर करना उसके लिए भी मुश्किल हो चुका है। और जिसके बाद वो लॉयर जब एंड्रयू के पास आता है तो जब जीना के बारे में जिक्र करता है कि मैं उसे तो अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे जीना की ये हालत देखने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे ली जैसे दो आदमी मौजूद हैं या फिर जीना बिल्कुल पागल हो चुकी है। लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही आखिर जीना को हॉस्पिटल में लेकर जाने वाला कौन था। लेकिन वो लॉयर भी एकदम से शॉक हो जाता है जब एंड्रयू उसे बताता है कि वो ली ही था, वो चेयरमैन जिसके साथ हमने शिप का कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। लॉयर को यकीन नहीं आ रहा था। वो एंड्रयू को कहता है कि आखिर फिर उसने इस डील में जीना को खुद क्यों नहीं बुलाया था। लेकिन एंड्रयू उसे बताता है कि उसके सर में लगने की वजह से उसे जीना के बारे में कुछ याद नहीं है। और जब एंड्रयू कहता है कि मैं इसके बारे में खुद ली को बताऊंगा, लॉयर कहता है कि खामोश रहना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या यह सब कुछ बताने के बाद तुम्हें हर्ट नहीं होगा? क्या जब जीना ली के साथ मिलेगी तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? लेकिन इस पर एंड्रयू बिल्कुल खामोश हो जाता है। जिसके बाद जीना को दिखाया जाता है जो इस वक्त डिनर कर रही थी और अपने दोस्त को भी बताती है कि उसने ली को देखा है। जिसके बाद उसकी दोस्त भी उसे कहती है कि एक दफ़ा मुझे भी ऐसे लगा जैसे मैंने ली को देखा है। जिसके बाद उसे वहां पर कंफर्म हो जाता है कि ली जिंदा है। उसकी फ्रेंड जीना से पूछती है कि अब आखिर तुम क्या करोगी? वो कहती है कि मैं उसका इंतज़ार करूंगी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि अगर उसने तुम्हारे साथ रब्ता न किया और उसने तुम्हारी तरफ कांटेक्ट न किया तो फिर। लेकिन जीना बहुत ज़्यादा होपफुल दिखाई दे रही थी, कहती है कि वो ज़रूर मुझे याद करेगा। जिसके बाद जेजे और किमी को दिखाया जाता है जो अपने इस फ्रॉड में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके थे। वो जानबूझकर उसे व्हील चेयर पर बिठाकर अभी लेकर जा रहा था कि एकदम से बहुत सारे मीडिया वाले उनके सामने आ जाते हैं और वहां पर किम्मी से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि सब आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्या आप टेलीविज़न के ऊपर कुछ कहना चाहेंगी? जेजे इस मौके का पूरी तरह से फ़ायदा ले रहा था और किम्मी कहती है कि मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैंने आप सबको बहुत परेशान रखा है, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपकी सपोर्ट की वजह से आज मैं बेहतर हुई हूँ। ये मुझ पर जो अटैक किया गया था इसको मैंने काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया है और जल्द मैं वापस आऊंगी। इसी दौरान जब वो इंटरव्यू दे रही थी, टेलीविजन पर ली और उसका असिस्टेंट देख रहे थे और ली वहां पर गवैंग से पूछता है कि आखिर जेजे की रेटिंग्स अब कहां पर पहुंची हैं। जिसके बाद गवैंग जब उसे बताता है कि 10% जेजे की रेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और उसके चांसेस भी अब जीतने के काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ली कहता है कि अगर इलेक्शन में जेजे मेयर बन जाता है तो हमारा उसके साथ बदला लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें किसी तरह भी इसको हराना होगा। जिसके बाद ली गवैंग के साथ उस अटैक के बारे में जिक्र करता है जो जानबूझकर सारा जेजे ने एक ड्रामा किया था और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास उस अटैक के बारे में कोई एविडेंस मौजूद है। लेकिन गवैंग कहता है टू बी हॉनेस्ट इस वक्त उसके खिलाफ कोई भी सबूत ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसी दौरान गवैंग के पास पैनी की कॉल आती है जहां पर वो उसके सीक्रेट्स
گوینگ کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ اس کے بعد پینی اور گوینگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں اور وہ لی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ لی نے مجھے زندہ چھوڑ کر ایک بہت بڑا مجھ پر احسان کیا ہے، اس وقت اس کی مدد کرنا میرے اوپر فرض ہے اور جے سے بدلہ لینے کے لیے میں لی کی پوری طرح مدد کروں گی۔ جس کے بعد نیتھن اور اینڈریو کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر دونوں کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے پھر سے ان دونوں کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ نیتھن اینڈریو کو کہتا ہے کہ جب بھی تم میرے ساتھ ملتے ہو تو مجھے صحیح سے گریٹنگز کیوں نہیں کرتے؟ اینڈریو کہتا ہے جب تم مجھے اپنا بھائی سمجھنا شروع کر دو گے اور ایک سٹاف کی طرح ڈیل نہیں کرو گے میں تو تمہاری تب ہی رسپیکٹ کروں گا۔ لیکن نیتھن اسے کہتا ہے کہ تم تو صرف انتظار کر رہے ہو کہ کب فادر ٹھیک ہو جائیں اور تم مجھے یہاں سے ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر دو۔ اینڈریو کہتا ہے کہ میں اس کمپنی کا سی ای او ہوں اور میں ابھی بھی یہ پاور رکھتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ لیکن نیتھن وہاں پر اینڈریو کی مدر کے بارے میں بہت ساری ایسی گھٹیا باتیں کرتا ہے جس پر اینڈریو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن اینڈریو سب کچھ برداشت کر رہا تھا اور جنرل میٹنگ کا انتظار کر رہا تھا۔ اور اینڈریو کہتا ہے کہ ایک دفعہ جنرل میٹنگ ہونے دو پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح منہ اٹھا کر میرے ساتھ بات کرو گے۔ جس کے بعد ہوینگ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس نے چیئرمین کے لیے وہ پرانی میڈیسن ختم ہونے کے بعد ان کو اب پھر سے چینج کر دیا تھا اور ابھی تک وہ اپنے ہسبینڈ کو لے کر بہت زیادہ غصے میں تھی اور کہتی ہے کہ میں دوبارہ تمہیں کبھی بھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہونے دوں گی۔ جس کے بعد اینڈریو اور جینا کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے اپنے فادر کے گھر میں لے آتا ہے، جہاں پر وہ بیٹھنے کے بعد کمپنی کے ریلیٹڈ اور مزید نئے پروجیکٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن لینے کے بعد وہاں پر کچھ دیر اینڈریو کے فادر کے ساتھ کچھ باتیں کرتی ہے، جس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی فرینک بھی ہو چکے تھے اور چیئرمین کیونکہ اپنے ورکر کے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانے سے بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا۔ جس کے بعد وہاں پر جینا اس کے لیے کھانا خود بنانے کے لیے کہتی ہے کہ کیا میں آپ کا کچن یوز کر سکتی ہوں، جس کے بعد اس کا ورکر اسے ساتھ کچن میں لے کر جاتا ہے اور جہاں پر جینا اپنے ہاتھوں سے چیئرمین کے لیے ان کا پسندیدہ کھانا بناتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے چیئرمین نے جینا کو کہا تھا کہ میری وائف کے بنے ہوئے ہاتھوں سے کھانا کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب جینا اس کے لیے کھانا بنا کر لے کر آتی ہے چیئرمین وہ کھانے کے بعد اس کی بہت ہی زیادہ تعریف کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کے بعد تمہارے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھانے کا کمپیریزن میری وائف کے ساتھ نہیں، تم نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ جینا بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پر چیئرمین کی وائف پہنچ جاتی ہے، جس کے بعد وہ جینا پر بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے کہ آخر کیا تم یہاں پر کھانا بنانے کے لیے آئی ہو؟ لیکن چیئرمین اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خبردار تم جینا پر اس طرح غصہ کرو، اب تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جینا نے تم سے کافی بہتر کھانا بنایا ہے۔ نیتھن بھی وہیں پر موجود تھا، اس کھانے کو ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ بھی جینا کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے اور چیئرمین کی وائف کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے۔ اور نیکسٹ ڈے دکھایا جاتا ہے جہاں پر اینڈریو اپنے لوئر کی طرف کال کرتا ہے اور اسے جینا کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ جینا کہاں پر ہے، جس کے بعد وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس وقت اسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر اس نے لی کو دیکھا تھا۔ اینڈریو بھی جس کے بعد اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ سامنے دیکھتا ہے جینا نے اپنے ہاتھ میں بہت سارے لی کے پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے اور وہ وہاں پر لوگوں میں بانٹ رہی تھی۔ اور اینڈریو بھی جینا کی اس حالت کو دیکھنے کے بعد فوراً اپنا موبائل نکال کر وہ لی کی طرف کال کر دیتا ہے جہاں پر وہ لی کو اپنے آفس میں بلا رہا تھا کہ میں وہاں پر تمہارے ساتھ ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس کے بعد اینڈریو گاڑی سے نکلنے کے بعد جینا کے پاس بھی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جس چیئرمین کو تم دیکھنا چاہتی تھی آج اس کے ساتھ میں شام کو 7 بجے میٹنگ کرنے جا رہا ہوں، اور وہ وہاں پر جینا کو بھی انوائٹ کر دیتا ہے۔ لیکن جس دوران وہ جینا کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا خود کافی زیادہ ہیلپ لیس اور سیڈ دکھائی دے رہا تھا۔ جس کے بعد شام کے 7 بجے دکھایا جاتا ہے جینا چیئرمین کے ساتھ ملنے کے لیے اس آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد اینڈریو کو کال کرتی ہے کہ میں یہاں پر پہنچ آئی ہوں لیکن تم کہاں پر ہو؟ لیکن اینڈریو پاس ہی کھڑا تھا لیکن وہ اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ اینڈریو کا اس وقت مقصد صرف ان دونوں کو ایک ساتھ ملانا تھا اور جینا جب اپنا فون بند کرتی ہے تو اچانک سامنے لی کو دیکھنے کے بعد وہ وہیں پر شاک ہو جاتی ہے۔ وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو کر لی کو فوراً ہگ کر لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ تم زندہ ہو۔ گائز نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔